हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, जितने बच्चे क्लास 10th में और 4 मार्च को विज्ञान का पेपर देने वाले हो उनके लिए वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारों बच्चों। आज मैं आप लोगों के लिए एक वायरल पेपर बताने वाला हूँ विज्ञान का, जो कि 4 मार्च को 100% आपके एग्जाम में छपने वाला है। और ये भी बताने वाला हूँ कि 4 मार्च को बोर्ड एग्जाम की कॉपी आप कैसे लिखोगे, क्योंकि इस पेपर को, ये जो पेपर आपका आने वाला है मेरे प्यारों बच्चों, कोड आप देख सकते हो, कोड है 824 EN कोड है मेरे प्यारे बच्चों। इसको मैं बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे पूरा का पूरा सोल्यूशन लिख के लेकर आया हूं, ताकि आप ये समझ पाओ कि बोर्ड एग्जाम इस पेपर को लिखना कैसे है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना मेरे प्यारे बच्चों। 70 में 70 बिल्कुल आप लोगों का फिक्स है आज की इस वीडियो से, और 95% लाकर इस बार दिखा देना है कि इस बार का टॉपर आप ही हो। मैं पूरा का पूरा मेरे प्यारों से इस बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे लिख के लेके आया हूँ, देखिए। और साथ ही साथ मेरे प्यारों से OMR शीट में भी सारे के सारे क्वेश्चंस आंसर करके आया हूं, ताकि आप ये समझ पाओ कि कैसे रंगना है, कैसे इसका आंसर देना है। देखिए, सबसे पहले मेरे प्यारों चो ये फ्रंट पेज आएगा, और फ्रंट पेज में मेरे प्यारों चो सबसे सिंपल है कि यहाँ पे अनुक्रमांक, ठीक है, अंकों में है, यहाँ पे अनुक्रमांक शब्दों में है। इसके बाद मेरे प्यारों चो विषय में विज्ञान भरिएगा। फिर प्रश्न पत्र में केवल प्रश्न पत्र भरना है। प्रश्न पत्र की संकेतांक, जो पेपर कोड था वो 824 EN था, 824 EN, तो इसलिए यहाँ पे 824 EN भरना है। परीक्षा का दिन, तो वहां पे 4 मार्च को आप लोगों का मंगलवार है। परीक्षा की तिथि 4 मार्च, पाली प्रथम पाली, ठीक है। इसके बाद केंद्र का नाम, जहां पे सेंटर गया होगा उस सेंटर का नाम लिखना है, जहां जिस सेंटर में बैठ के आप पेपर दे रहे हो। तो फिलहाल सबका अलग अलग सेंटर होता है, मैंने यहाँ पे सम्राट अकेडमी अपने चैनल का नाम लिख दिया है। ठीक है, तो यह हो गया आप लोगों का फ्रंट पेज। इसके बाद मेरे प्यारों से अगर हम बात करें, तो OMR शीट में क्या भरना होता है, देखिए। OMR शीट में सारी चीजें लिखी हुई रहेंगी, ये सारी चीजें आप में लिखी हुई रहेंगी, ठीक है। इसके बाद देखिए, आपको बस यहाँ पे मार्क सीरीज भरना होगा। मार्क सीरीज मतलब होता है मेरे प्यारे, जो जैसे 824 EN दिया है, तो EN जो होता है मार्क सीरीज होता है। तो पहला अक्षर E भर दिया, दूसरा अक्षर N, तो E को इसमें रंग दिया और N वाला इसमें रंग दिया। इसके बाद देखिए, ये परीक्षार्थी का हस्ताक्षर है। यहाँ पे वो सिग्नेचर वो करेंगे, आपके रूम क्लास टीचर करेंगे जो पेपर दिलवा रहेंगे होंगे। एक केंद्र व्यवस्थापक की मोहर लगी रहेगी आप लोगों की मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। और साथ ही साथ नीचे की अगर बात करें, तो यहाँ पे सिग्नेचर करना है। यहाँ पे कक्ष निरीक्षक करेंगे, यहाँ पे केंद्र व्यवस्थापक की मोहर लगी रहेगी। यहाँ पे पहला अक्षर E, दूसरा अक्षर N, मार्क सीरीज। और यहाँ पे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ABCD दिया है, यहाँ पे रंगा हुआ है, ताकि अगर कंप्यूटर चेक करता है, अगर गलत निकल जाता है तो यहाँ से मिलान हो जाएगा, इसलिए उसको भी भरना है, साथ ही साथ इसको भी भरना है। इसमें रंगना है, इसमें आपको ऑप्शन लिखना है, पहले का A, दूसरे का B, ऐसे। ठीक है, चलिए पेपर अब दिखाता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। यह है पेपर। पेपर में सबसे पहले आया है ऑब्जेक्टिव प्रश्न, ठीक है। पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आया है खंड और बहुविकल्पीय प्रश्न। इसमें भी सबसे पहले उपखंड पहला आया, मतलब फिजिक्स वाले प्रश्न सबसे पहले दिए गए हैं। देखिए, पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न इसने पूछा है कि यदि आपतन कोण I तथा अपवर्तन कोण R हो, तब अपवर्तित किरण विचलित होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों की, यदि आपतन कोण I है और अपवर्तन कोण R हो, तब अपवर्ती किरण जो होगा, विचलित होगा मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या होगा, तो हो जाएगा I - R। मतलब I मतलब आपतन कोण में से जब अपवर्तन कोण घटा देंगे तो मालूम चल जाएगा किरण कितना विचलित हुआ है। तो देखिए, पहले का A सही है, तो यहाँ पे देखिए पहले का A, बिल्कुल A वाला आंसर सही है। और साथ ही साथ यहाँ पे भी भर देना है आपको कि पहले का A सही होगा। क्लियर है, चलिए इसका बिल्कुल सही है आंसर। इसके बाद देखिए दूसरा, दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा है कि ताप बढ़ाने पर किसी चालक का विद्युत प्रतिरोध, 1 नंबर का भी प्रश्न है। तो ताप बढ़ाने में किसी चालक का विद्युत प्रतिरोध जो मेरे प्यारे बच्चों वो बढ़ता है, मतलब पहले का बी सही है। तो यहाँ पे देखेंगे पहले का बी आपको रंगना है, देखें तो ऐसे रंगना है। दूसरे का बी, दूसरे का बी, और यहाँ पे भी आप लिखोगे दूसरे का बी। क्लियर है, तो दूसरा प्रश्न भी आपको समझ में आ गया। तीसरा प्रश्न जो है वह है कि प्रिज्म द्वारा विचलन अधिकतम होता है, 1 नंबर के लिए भी प्रश्न है। तो प्रिज्म द्वारा विचलन जो अधिकतम होता है बैगनी रंग का, किस रंग का, बैगनी। और कम पूछेगा तो लाल रंग का। तो अधिक पूछा ना, कि प्रिज्म द्वारा विचलन अधिकतम होता है बैगनी रंग का। तीसरे का पहला, देखिए तीसरे का पहला बिल्कुल सही है, और तीसरे का पहला यहाँ पे भी डाला गया है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे प्यारे बच्चों कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या तो दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, और इसकी फोकस, तो फोकस दूरी F बराबर क्या होता है, R/2 होता है। तो F बराबर R की वैल्यू 20 दिया है, बटे में 2। तो F बराबर कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। 10 सेंटीमीटर का मतलब मेरे प्यारे बच्चों +10 सेंटीमीटर, डी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है।
डी वाला मेरे प्यार, लेकिन याद रहे कि अवतल दर्पण है ना, तो अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या माइनस में होता है, ये भी बात याद रखना है। तो वक्रता त्रिज्या माइनस का मतलब यहाँ पे एफ जो होगा माइनस में होगा, तो ये वाला ऑप्शन नहीं बल्कि बी वाला सही होगा, क्योंकि यहाँ पे अवतल दर्पण दिया है ना, अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या तो माइनस होती है, तो माइनस का मतलब -10 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। तो देखिए चौथे का बी बिल्कुल सही है, और यहाँ पे भी चौथे का बी बिल्कुल सही है, ऐसे लगाना है मेरे प्यारों, ठीक है। तो चौथा प्रश्न भी क्लियर हो गया है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 5वां, प्रश्न नंबर 5वां मेरे प्यारे बच्चों कि एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा होती है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा जो होती है मेरे प्यारे बच्चों कितना होता है, तो 1.6 × 10⁻−19 कूलम होता है। पांचवें का सी, ठीक है। तो पांचवें का सी का मतलब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे देखेंगे पांचवें का सी रंगा हुआ कि नहीं, बिल्कुल पांचवें का सी, और इधर भी हम देखेंगे तो पांचवें का सी रंगा हुआ है, बिल्कुल ऐसे रंगना है आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चों। अगला देखिए प्रश्न नंबर 6, कह रहा है किसी तार की लंबाई उसकी प्रारंभिक लंबाई की 3 गुना करने पर उसका प्रतिरोध हो जाएगा, ठीक है। तो किसी तार की लंबाई को अगर आप 3 गुना कर रहे हो, ठीक है, तो उसका प्रतिरोध भी कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 3 गुना हो जाएगा। तो बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो 6 का बी, देखिए तो यहाँ पे लिखा है 6 का बी, और साथ ही साथ अगर हम नीचे देखें तो नीचे भी 6 का बी, बिल्कुल ऐसे लिखना है आपको। आगे देख लेते हैं, अगला है 7वां प्रश्न कि स्वस्थ आंख के लिए दूरस्थ बिंदु है, मतलब आपकी आंखें स्वस्थ है तो आप कितना दूर तक देख सकते हो मेरे प्यार, बिल्कुल अनंत दूरी तक देख सकते हो। तो 7वें का डी वाला सही है मेरे प्यार, चलिए देखते हैं 7वें का डी, देखिए 7वें का डी सही है, और इधर भी अगर मैं देखूं तो यहाँ पे भी 7वें का डी क्लियर है। चलिए आगे बात कर लेते हैं उपखंड ख, इसमें अब मेरे प्यारे बच्चों केमिस्ट्री वाले प्रश्न रहेंगे। केमिस्ट्री वाले प्रश्न प्रश्न नंबर 8 में से स्टार्ट है। कह रहा है कि एंटीमनी है, 1 नंबर का प्रश्न भी है। तो एंटीमनी मेरे प्यारे बच्चों क्या है, एंटीमनी जो है उपधातु है, उपधातु मतलब सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं सी, तो सी को आपको रंगना है जैसे इसमें रखा गया, देखिए 8वें का सी, और इसमें लिखना होगा आपको कि 8वें का सी, ऐसे क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए मेरे बच्चों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, कह रहा है कि लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। तो लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र होता है PbNO3 होल ट्वाइस होता है मेरे बच्चों, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होता है। तो रंगना पड़ेगा आपको कैसे, 9वां का बी है तो 9 का बी रंगना पड़ेगा, और नीचे आपको लिखना पड़ेगा 9 का बी, ऐसे। इसके बाद देखिए 10वां प्रश्न आइए, 10वां है निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, 1 नंबर का प्रश्न ये भी है मेरे प्यारे बच्चों। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा C2H4, क्योंकि जो रेशियो 1:2 का बनता है उसे हम लोग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक है। तो 10वें का बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 10वें का बी कैसे रंगना है, तो ऐसे आपको रंग देना है 10वें का बी, और नीचे आपको लिखना पड़ेगा 10वें का बी, क्लियर है। चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11 है। कह रहा है कि प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह है, ठीक है। तो प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, तो वो होता है मेरे प्यारे बच्चों सिंगल बॉन्ड CHO होता है, सिंगल बॉन्ड CHO पहला वाला। तो 11 का पहला ऐसे रंगना, 11 का पहला, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा 11 का A। इसके बाद आते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, कह रहा है कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम होगा। तो एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम एथेनोइक अम्ल होता है मेरे प्यारे बच्चों, क्या होता है एथेनोइक अम्ल, बी वाला बिल्कुल सही है मेरे प्यारे बच्चों, 12 का बी। तो यहाँ पे 12 का बी वाला ऑप्शन रंग देना है, और यहाँ पे 12 का बी आपको लिखना पड़ेगा, क्लियर है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे है 13वां प्रश्न, एक तत्व के क्लोराइड का सूत्र MCl2 है, तो उसके ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो उसके ऑक्साइड का सूत्र होगा MO, क्या हो जाएगा MO, मतलब बी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। 13वें का बी, तो यहाँ पे 13वें के बी रंगना है, और यहाँ पे 13वें का बी इस तरह लिखना है। आगे देख लीजिए, अब आ गया उपखंड ग, इसमें जो है बायोलॉजी वाला प्रश्न दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 14, कह रहा है कि वृक्कों का कार्य होता है। अब मेरे प्यारों से देखिए वृक्कों का कार्य क्या होता है, उत्सर्जन का कार्य होता है वृक्कों का, ठीक है। वृक्क मतलब किडनी का कार्य क्या होता है, उत्सर्जन का। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सी रंगना है, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 का सी लिखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 भी समाप्त हो गया। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 15, कह रहा है पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो पत्तियों पर जो कलियां विकसित होती हैं वो बायोफिल्म में होती हैं, ठीक है। बायोफिल्म में मतलब सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो 15 का सी यहाँ पे रंग दीजिए, और 15 का सी यहाँ पे लिख दीजिए। आगे देखिए 16वां क्या है कि आनुवंशिकता विज्ञान के जनक हैं। तो आनुवंशिक विज्ञान के जनक तो मेंडल जी हैं, तो ग्रेगर जॉन मेंडल, मतलब सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो 16वें का सी यहाँ पे आपको ऐसे रंग देना है, और 16वें का सी यहाँ पे मेरे पास जो लिख देना है।
आइए आगे बात करते हैं 17वां। दो डीएनए तंतु आपस में जुड़े होते हैं। तो दो डीएनए तंतु आपस में जुड़े होते हैं मेरे पास जो हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं। तो डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 17 का डी। तो देखिए 17 का मेरे प्यार बच्चों डी को रंग देना है और 17 का डी यहाँ पे लिख देना है। आगे आइए 18वां कह रहा है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। तो मुकुलन द्वारा प्रजनन हाइड्रा में होता है। ठीक है, हाइड्रा और मुकुलन। ठीक है, तो मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? हाइड्रा में। 18 का क्या है? ए वाला ऑप्शन जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो 18 का ए रंग दीजिए मेरे प्यारे बच्चों और 18 का ए यहाँ पे लिखना है आपको। 19वां मेरे प्यारे बच्चों कि मेंडल का प्रायोगिक पौधा था। मेंडल जिसपे मतलब एक्सपेरिमेंट किया था वो कौन सा पौधा था? तो उद्यान मटर था। बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो 19 का बी यहाँ पे रंग दीजिए और 19 का बी यहाँ पे आपको मेरे पास लिखना पड़ेगा। अब लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे पास 20वां। तो निम्न में से कौन सा एक मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो मानव में मादा जनन तंत्र का भाग कौन है मेरे प्यारे? शुक्रवाहिका। ठीक है, 20वें का सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए 20वें का सी रंगना है, 20वें का सी लिखना है। अब मेरे प्यारों जो यहाँ पे देखिए 20 में 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल सही। ऐसे ही आपको एग्जाम में करना है। जब 4 मार्च को जाओगे मेरे प्यारों सेम पेपर आने वाला है, ऐसे ही छाप के आना है इसको। ठीक है, मैं इसको साइड करता हूँ। अब आ गया कॉपी में लिखने वाला प्रश्न खंड ब। चलिए मैं दिखाता हूँ इसको, अब उसको हम लोग देखेंगे। देखिए अब यहाँ से चीजें स्टार्ट हो रही है मेरे पास। वर्णनात्मक प्रश्न खंड ब। ठीक है, उसमें भी उपखंड पहला आया है, 50 नंबर का है। तो देखिए सबसे पहले कैसे लिखा गया है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले खंड ब आप डालेंगे, खंड ब। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों उपखंड पहला आया है। उपखंड पहला में प्रश्न उत्तर संख्या पहला। ठीक है, प्रश्न उत्तर संख्या पहला पढ़ता हूं मैं। बोला है यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों कि एक अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी है। ठीक है, मैं पेन ले लेता हूँ ब्लू वाला। कि एक अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी है। यदि दर्पण की फोकस दूरी 3 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो 4 नंबर के लिए प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। कैसे लिखा गया है देखिए, सिंपल। सबसे पहले आप लिखोगे कि दिया है। ठीक है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ बराबर वैल्यू लिख दिया -30। दर्पण से वस्तु की दूरी यू बराबर -15 सेंटीमीटर। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी v का वैल्यू ज्ञात करना है और साथ ही साथ m का वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए तो दर्पण सूत्र, ये आपका क्या है? दर्पण सूत्र है। और इस दर्पण सूत्र से सबसे पहले मेरे प्यारों को निकाला गया है v का वैल्यू। तो v आ गया हमारा कितना? 30 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर हमने क्या किया है यहाँ पे कि 30 सेंटीमीटर v का वैल्यू निकल गया। फिर हमने यहाँ पे आवर्धन का सूत्र लिखकर और यहाँ m का वैल्यू जो है वो आ गया +2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे कैसे कि अतः प्रतिबिंब अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर और दर्पण से पीछे सीधा, और ये प्लस में है तो आभासी बनेगा। ठीक है, पीछे बनेगा सीधा, आभासी व सीधा बनेगा मेरे प्यारे बच्चों। ये हो गया फाइनल आंसर। ऐसे आप लोगों को इसका आंसर लिखना है मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है मेरे प्यारे बच्चों? क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि बायो सेवर्ट का नियम क्या है? 4 नंबर के लिए है। और एक बात बता दूं मैं कि रोल नंबर आपको हर एक पेज पे ही लिखना है। ठीक है, और रोल नंबर आपको मेरे प्यारे बच्चों हर एक पेज पे ही लिखना है। तो याद रखिए रोल नंबर आप हर एक पेज पे लिखते चलिएगा। तो बायो सेवर्ट का नियम पूछा है। सबसे पहले प्रश्न उत्तर संख्या दूसरा डालोगे, हेडिंग यहाँ बनाओगे बायो सेवर्ट का नियम। और बायो सेवर्ट का नियम मेरे प्यारे बच्चों ऐसे आपको लिखना है कि बायो सेवर्ट ने प्रयोगों के आधार पर धारावाही चालक पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्राप्त किया है। और इन प्रयोगों के आधार पर धारावाही चालक के एक छोटे खंड डेल्टा एल द्वारा किसी बिंदु पी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बी की तीव्रता निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। देखिए किन किन बातों पे? तो पहला लिख दिया चालक की लंबाई पे। ठीक है, दूसरा चालक खंड के प्रवाहित धारा पे निर्भर करता है। फिर चालक खंड से बिंदु की दूरी आर पे निर्भर करता है। ऐसे आपको पूरा डिटेल में नोट करना है। इसके बाद एक पॉइंट और बचा था, तो इधर लिख दिया गया है कि धारा की दिशा तथा बिंदु के बीच कोण मतलब उनके थीटा पे निर्भर करता है। ऐसे मेरे प्यार इसका आंसर देना, बस आप नोट करते रहिए। आपको मैं ये दिखाना चाहता हूँ कैसे इसको बोर्ड एग्जाम में लिखोगे। फिर दिया है कि 20 सेंटीमीटर ओ प्रतिरोध की कोई विद्युत स्त्री 5 एम्पियर विद्युत धारा लेती है तो 30 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा परिकलित कीजिए। 4 नंबर के लिए प्रश्न है। सिंपल ये देखिए कैसे लगाया गया है। सबसे पहले प्रश्न उत्तर संख्या तीसरा डाला गया है, फिर हल लिखा गया है। उत्पन्न ऊष्मा हम जानते हैं कि H बराबर VIT होता है, ये जूल के नियम के अनुसार यहाँ पे लिखा गया है। फिर ओम का नियम यह होता है। यहाँ पे मेरे प्यार हम V का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, V का वैल्यू आ गया है 100 ओम। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यार बच्चों I का वैल्यू दिया है, T का वैल्यू दिया है, फिर H का वैल्यू हमने H बराबर I स्क्वायर RT। ठीक है,
हमने यहाँ पे वैल्यू रख दिया H बराबर वी आई टी वाला, यह वाला H बराबर वी आई टी। तो यहाँ V का वैल्यू 100 आ गया, I का वैल्यू 5 आ गया और T जो है आ गया यह। अब जब गुणा किया गया है तो आ गया है 15,000 जूल। ठीक है, हम लोग इसको 1.5 गुणे 10 पे पावर 4 जूल भी लिख सकते हैं। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला प्रश्न मेरे पास प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है कि तीन प्रतिरोध R1 R2 R3 परस्पर समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो इसके तुल्य प्रतिरोध के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। मतलब तीन प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं तो तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालोगे। सबसे पहले लिखोगे प्रश्न उत्तर संख्या 4, फिर लिखोगे समांतर क्रम संयोजन, उसे बताओगे, लिखोगे कि समांतर क्रम संयोजन किसे कहते हैं। तो लिखा है वह संयोजन जिसमें सभी प्रतिरोध के पहले सिरे को x से जोड़ देते हैं तथा सभी प्रतिरोधों को दूसरे सिरे के बिंदु y से जोड़ देते हैं, और यदि 3 से अधिक प्रतिरोध हैं तो आगे भी इसी क्रम में जोड़ देते हैं, तब प्रतिरोध इस संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। बिल्कुल सही, ऐसे लिखना है। फिर आपको प्रतिरोध का समांतर क्रम संयोजन बनाना है, तीन प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है इस तरह। फिर इसके बारे में ये लाइन लिखना है कि माना तीन प्रतिरोध दिया है R1 R2 R3 समांतर क्रम में जुड़े हैं, तब इन प्रतिरोधों पर विभवांतर समान मात्रा में होगी, जबकि इन पर विद्युत धाराएं जो है I1 I2 I3 होंगी। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यार जो इधर किया गया है, यहाँ पे ओम का नियम लगाया गया है, यहाँ पे भी I2 यहाँ पे भी I3, तीनों में ओम का नियम लगाया गया है। फिर माना x और y बिंदु के बीच तुल्य प्रतिरोध धारा I मान लिया गया है, तो I जो टोटल इन तीनों धाराओं के योगफल के बराबर होगा। बिल्कुल, मान रखने पर समीकरण यहाँ से पहला निकल गया है। फिर बोला है कि माना x और y बिंदु के बीच तुल्य प्रतिरोध R है, तो यहाँ पे समीकरण दूसरा हो जाएगा ओम के नियम से, और समीकरण पहला और समीकरण दूसरा की तुलना किया है तो यहाँ पे वैल्यू रख कर और यहाँ पे उसका जो फार्मूला है तुल्य प्रतिरोध का समांतर क्रम वाला यहाँ पे ला दिया है। तो ऐसे मेरे प्यारों जो आप लोगों को लिखना है एग्जाम में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है मेरे प्यारों, देखिए अगला प्रश्न है उपखंड ख, क्योंकि दोनों में से कोई एक ही करना था तो ऊपर वाला मैंने बता दिया। उपखंड में मेरे प्यारों केमिस्ट्री वाले प्रश्न रहेंगे। ठीक है, जैसे बोला है पांचवा कि निम्नलिखित अभिक्रिया में से प्रत्येक के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। यहाँ पे मेरे पास जो 4 प्रश्न है, देखिए पहला दूसरा तीसरा चौथा। बोला है कि सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड मिलकर बेरियम सल्फेट बना रहे हैं, बताइए यहाँ पे क्या बना रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आप लिखोगे इस तरह कि देखिए बोला है कि सोडियम सल्फेट, तो यहाँ पे सोडियम सल्फेट, फिर बेरियम क्लोराइड तो बेरियम क्लोराइड। ठीक है, फिर बोला है कि बेरियम सल्फेट तो बेरियम सल्फेट, यहाँ पे क्या बनेगा तो NaCl बनेगा मेरे प्यार बच्चों, सोडियम क्लोराइड। संतुलित करने के लिए यहाँ पे 2 लग गया है, संतुलित हो गया मेरे प्यार बच्चों। इसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न क्या था, दूसरा था कि मरकरी ऑक्साइड को अगर हम उष्मा करें, गर्म करें तो मरकरी बनेगा, और क्या बनेगा। तो देखिए यहाँ पे पांचवें का क हो गया, ये है पांचवें का ख, ये आपका मरकरी। मरकरी को जब हम लोग उष्मा दे रहे हैं तो यह Hg में टूट रहा है और ऑक्सीजन में। ठीक है, क्लियर है मेरे प्यार को, Hg मतलब मरकरी में, और यहाँ पे क्या आ जाएगा ऑक्सीजन आ जाएगा। इसके बाद है तीसरा कि जिंक और सल्फ्यूरिक अम्लों को जिंक सल्फेट में टूटेगा और किस में टूटेगा। तो ये आपका देखिए पांचवें का जिंक है और ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, तो ये जिंक सल्फेट में टूट रहा है और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस में टूटेगा। बात खत्म। इसके बाद है कि आयरन और कापर सल्फेट दोनों आपस में विक्रिया कर कर यहाँ पे क्या बनाएंगे और कापर बना रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए पांचवें का घ, ठीक है, तो ये आयरन है, ये आपका कापर सल्फेट है, तो यहाँ पे क्या बनाएंगे, तो यहाँ पे आयरन सल्फेट बनाएंगे और इधर तो कापर बना ही रहे थे। तो ये बिल्कुल एकदम संतुलित करके लिखा गया है मेरे प्यार, ऐसे ही आपको लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया इसमें। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है मेरे प्यार कि ब्लीचिंग पाउडर जिसे हम लोग विरंजक चूर्ण कहते हैं, उसका रासायनिक नाम और सूत्र लिखिए। कह रहा है क्या होता है जब इसे हवा में खुला छोड़ा जाता है। ब्लीचिंग पाउडर के 2 उपयोग भी लिखिए 4 नंबर के लिए। तो इसका आंसर आप ऐसे लिखोगे कि प्रश्न उत्तर संख्या 6, सबसे पहले आप लिखोगे कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम जो होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। फिर उसका रासायनिक नाम लिखोगे CaCO2 होता है। फिर लिखोगे कि जब विरंजक चूर्ण को हम लोग वायु में छोड़ देते हैं तो वो अपने गुणों को विकृत पाता है और वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करता है, जिस कारण कैल्शियम कार्बोनेट और क्लोरीन गैस उत्पन्न होता है। विरंजक चूर्ण के गुण नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल। विरंजक चूर्ण पाउडर का उपयोग भी पूछा था 2। तो पहला, यह विरंजक कॉटन टेक्सटाइल उद्योगों में लिनन लॉन्ड्री में विरंजित कपड़ों को धोने के लिए प्रयुक्त होता है, और दूसरा किसका प्रयोग चीनी को सफेद करने के लिए होता है। बस 2 पॉइंट था, दोनों पॉइंट आपने इस तरह लिखना है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 7वां देखिए क्या है कि अयस्क के सांद्रण से आप क्या समझते हैं। अयस्क के सांद्रण के मुख्य विधियों का वर्णन करो। ठीक है, 6 नंबर के लिए। अगर ये नहीं आता है तो अथवा करके बोला कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार की होती है, प्रत्येक को उदाहरण सहित समझाइए। तो दोनों में से कोई एक ही करना है।
यहाँ पे मेरे प्यारों 7वां वाला किया गया है मेरे प्यारों। 7वां वाला मतलब अयस्क के सांद्रण से आप क्या समझते हैं, अयस्क के सांद्रण की मुख्य विधियां। तो सबसे पहले आप प्रश्न उत्तर 7वां डालोगे, संकेत में लिख दोगे कि अयस्क सांद्रण से आप क्या समझते हैं, दोनों में से पहला वाला आप कर रहे हो। फिर उत्तर में लिख दोगे अयस्क के बारे में मेरे प्यारों, और उसका एक विधि जो है वो फेन प्लाउन विधि यहाँ पे लिखा गया है, तो फेन प्लाउन विधि लिख दो, इतना है। और इसका पॉइंट कुछ बचा हुआ है तो इधर लिख देना है आप, ठीक है। यहाँ तक है मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर है। चलिए अब स्टार्ट होगा उपखंड ग। उपखंड ग में मेरे प्यारों यहाँ पे बायोलॉजी वाले प्रश्न रहेंगे, जो कि 8वां बोला है कि अमाशय किसे कहते हैं, उसके 3 मुख्य कार्य लिखिए। ठीक है, तो चलिए अमाशय देखते हैं। तो लिखोगे उपखंड ग प्रश्न उत्तर संख्या 8वां। पहली बात हेडिंग डालोगे अमाशय, अमाशय के बारे में लिखोगे। ठीक है, अमाशय के बाद अमाशय कार्य, भोजन का संग्रह, भोजन को पतला लेई जैसा बनाना, भोजन का पाचन करना। देखिए अमाशय के बारे में इधर भी लिखा गया है, तो यहाँ तक पीछे आप पलट के यहाँ तक लिख दीजिएगा। यहाँ तक आप अच्छे से नोट कर लीजिए इसको, अमाशय के बारे में हो गया। 9वां प्रश्न देखिए क्या है। 9वां प्रश्न है कि गर्भ निरोधक की विभिन्न विधियां कौन सी हैं, 4 नंबर के लिए। तो गर्भ निरोधन पूछा है ना, तो गर्भ निरोधन की विभिन्न विधियां हैं, मतलब 4 विधि है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, मतलब यांत्रिक भौतिक अवरोध विधि, रासायनिक विधि, तीसरा शल्य चिकित्सा विधि, चौथा है अंतरा गर्भाशय जिसे गर्भ निरोधक या यंत्र उपकरण बोलते हैं। अब सबका देखिए, पहला हेडिंग आप डालेंगे यांत्रिक भौतिक प्रतिरोध, उसके बारे में यहाँ तक लिखेंगे, और उसका कुछ पार्ट बचा हुआ है तो इधर लिखेंगे। ठीक है, दूसरा है रासायनिक विधि, रासायनिक विधि डालने के बाद लिखिएगा। इसके बाद शल्य चिकित्सा विधि, फिर शल्य चिकित्सा विधि को आपको लिखना है, ये वाला पार्ट भी शल्य चिकित्सा विधि वाला ही है। फिर अंतरा गर्भाशय चौथा, फिर चौथा लिख देना है। ठीक है, ऐसे आपको लिखना है मेरे प्यारे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 10वां। कह रहा है कि स्व परागण के लिए आवश्यक अनुकूल तथा उनके लाभ और हानियां लिखिए, 4 नंबर के लिए प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न 10वां। ठीक है, तो आप लिखोगे प्रश्न उत्तर संख्या 10वां। तो सबसे पहले मेरे प्यारों आप लिखोगे कि स्व परागण के लिए आवश्यक अनुकूल व पुष्प का द्विलिंगी होना आवश्यक है, नर व मादा भाग एक साथ परिपक्व होना आवश्यक है। फिर स्व परागण के लाभ है, तो लिखोगे स्व परागण के निम्नलिखित लाभ है। पहला लाभ ये लिखेंगे, दूसरा लाभ ये लिखेंगे, तीसरा लाभ, तीसरा के बाद देखिए चौथा और 5वां, 5 लाभ यहाँ पे लिख दीजिएगा। फिर स्व परागण से हानियां, तो लिखिए स्व परागण से निम्नलिखित हानियां हैं। ये पहली हानियां, दूसरी हानियां, ये तीसरी और ये चौथी, 4 हानियां यहाँ पे हो गया, और 2 हानियां इधर लिखा गया है, 5वां और 6ठा। ठीक है, तो 6 हानियां यहाँ पे लिख दिया गया। हो गया प्रश्न 11वां। देखिए कह रहा है कि मुख से लेकर आमाशय तक होने वाली पाचन क्रिया को प्रभावित करने वाले एंजाइम के कार्यों लिखें। अगर नहीं कर पाते हैं तो यकृत के कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो मेरे प्यारों को देखिए यहाँ पे लिखा गया प्रश्न उत्तर संख्या 11 का अथवा, मतलब यकृत के कार्य वाला। तो यकृत के कार्य लिखिए, लिखिए यकृत जो है निम्न कार्य करते हैं, कौन कौन। ये पहला कार्य हो गया, फिर इसके बाद दूसरा, फिर यह तीसरा, ठीक है, यह चौथा। स्क्रीनशॉट आप लेते जाइए मेरे पास, जो पूरा का पूरा सोल्यूशन बता रहा हूँ आपको। इसके बाद 5वां, 6वां, 7वां, इसके बाद 8वां, 9वां, 10वां। 10 कार्य तो ऐसे ही बता दिया मैंने। 10 के बाद आप 11वां, 12वां, 13वां। ठीक है, 6 नंबर के लिए तो आपको ज्यादा लिखना पड़ेगा। तो पूरा का पूरा मैं लिख दिया हूँ मेरे प्यार। ऐसे लिखते हो तो मेरे प्यार यहाँ पे 70 में 70 में बिल्कुल आप लोगों के पक्के, एक भी प्रश्न छुड़ा नहीं हो। पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसे आप लोगों को लिखना है मेरे प्यार। जब आप जाओगे 4 मार्च को विज्ञान का पेपर देने के लिए, सेम टू सेम पेपर आने वाले हैं, ऐसे ही छाप को आना है। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।